नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष का फर्ज है कि वो अपने दर्शकों तक सच्ची और सटीक खबरें पहुंचाए। इस कड़ी में वो टीवी 9 भारतवर्ष था जिसने यूपी में इंडिया के टूटने की खबरों के बीच आपको सबसे पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। वो टीवी 9 भारतवर्ष है जिसने आपको सबसे पहले बताया कि आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस की डील होगी। इन पॉलिटिकल खबरों को बताने और दिखाने के मामले में टीवी 9 भारतवर्ष अव्वल है। अब जब इंडिया जुड़ता दिख रहा है, कल तक बेपटरी गठबंधन अब पटरी पर आता दिख रहा है, तो हमारा सवाल है कि ऐसी सियासी सूरत में एनडीए का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में बीजेपी के लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का जो टारगेट सेट किया है उसे हासिल करना आसान होगा? अड़ी में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अड़ी की यह फैक्ट शीट आपको देखनी चाहिए। यह एक बहुत रिसर्च बेस्ड फैक्ट शीट है इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही अच्छी खबरों के ऊपर। बिहार में नीतीश कुमार का जाना, बंगाल में ममता का नाराज होना, पंजाब और दिल्ली में बिगड़ती बात से लग रहा था कि इंडिया पटरी से उतर रहा है, लेकिन अब आ रही अच्छी खबरें इंडिया का जोश हाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी 63 पर लड़ेगी तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 36 और कांग्रेस 6 सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत जारी है और लगता है कि बात बन जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस का 3 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस का 24 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला है। पंजाब में रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 13 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे ताकि बीजेपी को फायदा ना हो। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 और कांग्रेस के 9 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए दक्षिण गोवा की भी सीट छोड़ दी है। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीट दे दी है, जबकि बिहार में कांग्रेस 8 से 10 और आरजेडी और दूसरे सहयोगी 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत जारी है। तमिलनाडु में कांग्रेस 8 से 9 और डीएमके और दूसरे सहयोगी 30 से 31 सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में बातचीत फिर शुरू हो गई है। तो क्या इंडिया ने जो रफ्तार पकड़ी है, ये 400 प्लस का जो मिशन है बीजेपी का, उसको रोक देगा? इंडिया रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में इंडिया को लेकर क्या कहा है, अब आपको यह सुनना चाहिए। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इंडिया का जोश आई है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि माल वही है, पैकिंग नहीं है। जमानत बचाने के लिए बहुत दिक्कत होगी इनको। शाजिया आलमी बीजेपी की प्रवक्ता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत शाजिया आलमी आपसे। शाजिया आलमी, एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। कैसे होगा 400 प्लस का सपना पूरा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जब आपने बात की कि ये अच्छी खबर है, अब सोचने वाली बात है कि ये किसके लिए अच्छी खबर है। इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन क्या इंडिया और इंडियंस के लिए अच्छी खबर है, ये सोचने वाली बात है। अब चलिए स्टेट वाइज हम चलते हैं। आपने बात की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। वो पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार बोलती हैं, फिर साथ आ जाती हैं, फिर जब नील बटा सन्नाटा होता है तो फिर अलग अलग हो जाती हैं। हम तुमसे मिले, फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए। अब सोचिए आम आदमी पार्टी, जिसकी कि मैं सह संस्थापक रही हूँ, को फाउंडर में से एक रही हूँ। आप सोचिए, जो पार्टी की पैदाइश हुई है कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में, वो पार्टी डगमगाकर, परेशान होकर, हताशा होकर किस तरह से कांग्रेस के साथ मिल रही है।
और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी आप सोचिए जरा, कितना ज्यादा पूरा अन्ना हजारे आंदोलन में जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश और किया है इस पार्टी ने और इस आंदोलन ने, और उसी पार्टी के साथ जिसने उनको इतनी गालियां बकी हैं, एक एक मंत्री के घोटाले और स्कैम्स के बारे में तफसील और विस्तार से जनता के एक एक घर जाकर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर ना सिर्फ एक विरोध किया है बल्कि क्या कुछ नहीं कहा है। अब उन्हीं की मदद लेनी पड़ रही है। ये जो अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन ये थूक कर जो चाटा जा रहा है, आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी में जिनका विश्वास था, या दूसरी तरफ जिनका कांग्रेस में विश्वास था, या जो उनके कार्डर्स हैं या जानने वाले रहे हैं, या जो उनके उम्मीदवार रहे हैं, क्या किस मुंह से समझाएगी, किस मुंह के साथ जाकर ये पार्टियां समझाएंगी कि भाई देखिए हम दोनों ने विरोध तो किया है, बल्कि हमको हराने वाले ही रही है आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली में हो। मतलब आप ये कह रही हैं कि इनके अंदर इतना विरोधाभास है कि ये लोगों के बीच जाएंगे कैसे, आप ये कह रही हैं। ठीक है, हमारे साथ घरेंद्र भारद्वाज हैं। घरेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आपकी पार्टी तो अस्तित्व में आई है, यही कह रही है ना। आपकी पार्टी की पूर्व को फाउंडर आपके साथ बैठी पैनल में कह रही हैं आप किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास कि कांग्रेस से आपने समझौता कर लिया केवल सत्ता के लिए। देखिए गौरव, जब से इस बात की पुष्टि हुई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस देश के दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी डर चुके हैं। और उसी डर का नतीजा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे दबाव डाला जा रहा है कि आप कांग्रेस से अलायंस छोड़ दीजिए, आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि ईडी अब तक नाकाम रही है। 7 समन ईडी ने दे दिए, 16 मार्च की कोर्ट में हेयरिंग है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने डर के मारे सीबीआई को लगा दिए। अब सीबीआई के हाथों अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है और लगातार हमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन मत करो, लेकिन हम कहना चाहते हैं घरेंद्र जी, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन ये बातें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी पार्टी ने बता दी है और हमने दिखा भी दी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं आप किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में, जब उसी के विरोध में पार्टी की उत्पत्ति हुई है। गौरव, आज सवाल देश को बचाने का है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। आज देश में कैसी अहंकारी और तानाशाही सरकार चल रही है जिसने समाज के हर वर्ग को निकल गई। आज इस सरकार के राज में मजदूर की हालत खराब है, बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे, महिला पे अत्याचार हो रहे हैं। अब भाषण दीजिए, में मां बहन बेटियों के भाषणबाजी कीजिए, जवाब हो रही है और शाजिया नहीं है, भाषणबाजी बहुत लंबी जबान है, की बुरी हालत है, बहुत लंबी जबान है, बहुत लंबी जबान है भाई, जवाब नहीं है। उनके घर के अंदर आज उनके बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही है, रोटी में जीएसटी लगा दिया सरकार ने, सरकार ने दूध पर जीएसटी लगा दिया। वन बाय वन, एक मिनट, ओके शाजिया में रुकिए, शाजिया में रुकिए। घरेंद्र भारद्वाज आपका जवाब हो गया, आदत है घरेंद्र भारद्वाज आपका जवाब हो गया। शाजिया रुकिए, शाजिया अभी आपका टर्न नहीं है, शाजिया 1 मिनट आपका टर्न नहीं है। घरेंद्र भारद्वाज की बात हो जाए फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुना, शाजिया कौन होती है बीच में इंटरप्ट करने वाली? भ्रष्टाचार कौन करने वाली? मैंने रोक दिया उनको, आपकी बात हो गई। घरेंद्र भारद्वाज आपकी बात हो गई, ओके। सुनील साजन को लाइए, ओके रुकिए, अब आप दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। सुनील साजन, सुनील एक मिनट, सुनील साजन, सुनील रुकिए, नहीं कोई बदतमीजी मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज सुनील साजन को लाइए। सुनील साजन, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उसी यूपी में है ना जिस यूपी में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि साथ आते हैं और हार जाते हैं, परिणाम नील बटा सन्नाटे आता है तो फिर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। और गलत बात तो नहीं है, यूपी के 2 लड़के हमने देखा क्या हाल रहा उसका, तब क्या होगा इस बार? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हार जीत ये जनता के हाथ में है। ठीक है, सवाल कई बार आते हैं, हम भी वैचारिक रूप से कांग्रेस से हमारे सारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन जब सवाल खुद का या खुद के दल का या सरकार से हट के
जब सवाल देश का हो, देश की सीमाओं का हो, देश की संसद का हो, देश के सरकारी संस्थानों का हो, देश के पिछड़े और दलितों के आरक्षण का हो, और देश में जो सामाजिक ताना बाना था, सरकारें बहुत आई गई, सबकी बनी सबकी गई, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना था वो देश की असली ताकत थी, जिस ताकत को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का प्रयास। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं सुनील साजन, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किस मुद्दे पर साथ आए। मुझे मालूम है कि आपका एक न्यूनतम वो एक वहां पर मिनिमम कोऑपरेशन प्रोग्राम आएगा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका गठबंधन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है और कुछ नहीं हुआ, फिर आप लोगों ने वही काट की आंटी दोबारा चढ़ा दी, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देखिए गौरव जी, प्रधानमंत्री जी क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर के आए हैं, उतना ज्ञान तो मुझको नहीं है जितनी पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मान लीजिए जैसे इतिहास की अगर हम बात करें तो 1857 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और ख़त्म हुई जाके आज़ादी हमको मिली 1947 में, 90 साल बाद। तो इसका मतलब जो पहला आंदोलन था वही मान लेते कि अंग्रेजों से हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये आजादी का आंदोलन है सुनील जी, है, हम इस बात से सहमत हैं। ये आजादी का आंदोलन है, अब लगभग आजादी जैसा है। तब गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, लगभग एक जैसा है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, कोई पत्रकार अच्छे से बोल नहीं सकता, कोई अच्छे से लिख नहीं सकता। कुछ लोग हैं, कुछ चैनल है आप जैसे जो कम से कम निष्पक्ष बहस करा रहे हैं, निष्पक्ष बात हम लोगों की भी आज आ रही है। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था गौरव जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुराना ही माल है, तो हम ये बात तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, इन्होंने कहा था सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, संसद की सुरक्षा करेंगे, रुपए को डॉलर के बराबर ले आएंगे, डीजल पेट्रोल गैस के दाम सस्ते हो जाएंगे, स्मार्ट सिटी आ जाएगी, बुलेट ट्रेन आ जाएगी। क्या क्या सपने दिखाए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब किस मुंह से जा रहे हैं काशी में कहने। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गौरव जी कि तीसरा कार्यकाल हमको देश के लिए दे दो। तो ठीक है, शाजिया आलमी जवाब दीजिए, उसके बाद महिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दो विपक्ष के आगे यहाँ पर बातें, तो एक बार शाजिया आलमी का जवाब हो जाए फिर मैं आ रहा हूं। शाजिया आलमी जल्दी जवाब दीजिए, किसके लिए काम कर रहे हैं? शाजिया आलमी जवाब दीजिए, तीसरा कार्यकाल देश के लिए मांग रहे हैं मोदी, जवाब दीजिए। पार्टी से जब आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है कि जिस पार्टी के विरोध में आपकी पैदाइश हुई, आप जिस एंटी करप्शन आंदोलन के गर्भ से पार्टी बनी है, और वो करप्शन किसका था, वो कांग्रेस पार्टी का था, उनके पास जवाब के तौर पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। जब पूछा जाता है समाजवादी पार्टी से कि यही फॉर्मूला तो पहले भी अपनाया था दोनों लड़कों ने, उसका क्या होगा, दुनिया भर के भाषणबाजी आपको सुनने को मिलती है। मैं बताऊंगी क्यों लोग देंगे वोट मोदी जी को और क्यों देंगे वो भाजपा को, क्योंकि यही पुरानी सवाल को भाषण मत कहिए, सोसाइटी को बांटकर एक जो पुराना जो जातीय गणित के पर को लेकर आप लोगों ने लगातार अपनी गाड़ी को बढ़ाया था, वो बदल गई है पूरी तरह से। राजनीति किस तरह से होती है और उसमें नीति कितनी होती है और राज कितना नहीं होता, ये मोदी जी ने बताया है। और अलग अलग वर्गों को चिन्हित करके जो सारी जातियों के जो मकड़ जाल से निकलकर अलग अलग वर्गों के पास सीधे जाकर, ठीक है, ओके, अपनी गारंटी और जो गारंटी के पूरा होने की जो गारंटी दी है, ठीक है, उसकी वजह से मोदी जी और भाजपा जीतेगी। ओके, महिमा सिंह के पास जाऊंगा मैं, आप रुके, शाजिया जी आता हूं। ओके, अभी नहीं, सुनील जी, और मैं सुनील जी एक मिनट, अभी नहीं, अभी महिमा सिंह से बात नहीं हो पाई। महिमा सिंह, देखिए मैंने शो शुरू किया तो मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन ने कैसे रफ्तार पकड़ी। पहले तो लग रहा था कि राहुल गांधी जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन टूट रहा है, पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर पंजाब, लेकिन अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ट्रैक पर आ रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अब इंडिया गठबंधन को आप इतना मजबूत कर लेंगे कि वो मोदी के मिशन 400 को रोक देगा? आपकी आवाज नहीं आ रही महिमा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं जी। तो सबसे पहले आपको जय हिंद, देशवासियों को जय हिंद। जय हिंद। मुनव्वर राणा की इन पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करूंगी और बड़े ही धैर्य से सबको सुना है, आशा करती हूं कि मेरे अवसर का सम्मान बाकी साथी करेंगे। राई के दाने बराबर भी न था जिसका वजूद, नफरतों के बीच रहकर वो हिमालय हो गया।
एक आंगन की तरह ये शहर था कल तक, मगर नफरतों से टूटकर मोती की माला हो गया। ये जो नो डेवलपमेंट एजेंडा सरकार, जो नाकाम सरकार मैं कहूंगी, क्योंकि इस देश के अंदर आज लद्दाख से चलिए कन्याकुमारी तक आपको आंदोलन मिलेंगे। लद्दाख के अंदर आज 1/3 जनता सड़कों पर है बर्फबारी के बावजूद। उसके नीचे आ जाइए आप पंजाब हरियाणा के बॉर्डर को आज देख लीजिए, किसानों को लगता है महिमा जी से संपर्क कट गया। महिमा जी से संपर्क जोड़िए पीछे, तब तक मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, अब एक न्यूट्रल कमेंट मुझे चाहिए। क्या इंडिया ने, आपको लगता है, वो रफ्तार पकड़ ली है जिसकी वो उम्मीद करके आए थे? देखिए, एक INDIA के लिए इतना तो उत्साहजनक और उम्मीद का है ही कि आम आदमी पार्टी से अगर दिल्ली में समझौता हो गया है और पश्चिम बंगाल में संभावना बनी है और उत्तर प्रदेश में हो गया है, तो यहाँ तक तो लगता है कि चलो INDIA गठबंधन जो ट्रैक से उठ रही थी आ गई है। लेकिन क्या ये गठबंधन ऐसा है जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उस तरह की चुनौती देगा कि ये बहुमत में आ जाएगा या उनको बहुमत से पीछे धकेल देगा? मूल सवाल तो ये है। 400 तो छोड़ दीजिए। देखिए, अब एक राज लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी सपा और बसपा का गठबंधन था। बसपा इस समय भी आज की परिस्थिति में देखें तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा में 2% वोट आए थे, लोकसभा में 6% वोट आया था। भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन इतना सशक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को 49.98%, करीब 50% वोट था लोकसभा में, और इन दोनों को भी मिला देते हैं तो अब 18 और 6 24-25% वोट होता है। तो 25% वोट को पार करना बड़ी चीज होती है। जब किसी के विरुद्ध बहुत बड़ा लहर होना, तब आप उसको 8-10% वोट से पराजित कर सकते हैं। वही हाल अगर आप देखते हैं दिल्ली का ही मिला लीजिए, तो दिल्ली में भाजपा के पास 56% वोट है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला भी देते हैं दोनों के, तो करीब करीब 39% के आसपास वोट है। तो 17-18% अगर वोट के आधार पर आप देखते हैं, उसको क्रॉस करना एक हम लोग जो इतने लंबे समय से चुनाव शास्त्र के आधार पर जो चुनावी विश्लेषण करते हैं, उसमें ऐसा होता नहीं है। मूल बात है कि इस समय देश का वातावरण क्या है। क्या देश के वातावरण में जो विपक्ष अभी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विफल है, वो आर्थिक मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर देश में नफरत का वातावरण है और लोग उस सरकार को हटाना चाहते हैं, गठबंधन देखना चाहते हैं। कम से कम पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है, 2018 के अंत में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, और जो अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जो वातावरण देखा गया है, दीपावली शोभा यात्रा, उससे ये आरोप साबित नहीं होता है। ठीक है, सच यह है कि विपक्ष अभी तक भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को चुनौती देने वाले मुद्दे नहीं ले आए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक विपक्ष का जो पैरेलल नैरेटिव होता है वो नहीं दिख रहा है कहीं पर। महिमा सिंह, यही सवाल है। जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वही आरोप और मुद्दे लाए जा रहे हैं जो 2019 में भी थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में थे। तो नई चीजें क्या लेके जा रहे हैं? चेहरा और विचार दोनों स्तर पर कुछ तो नया दिखना चाहिए। महिमा जी, उनके पास एक नैरेटिव है, वो उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास विकास है। इंडिया के पास वो पैरेलल नैरेटिव क्या है जो इस नैरेटिव को काउंटर कर सके, जो इंडिया को लोगों के बीच ले जा सके? या इंडिया मतलब आपका गठबंधन। गौरव जी, लद्दाख की बात से मैंने शुरू की थी बात। लद्दाख के अंदर आज 1/3 जनता सड़कों पर है, आंदोलन में है। सरकार उनसे आज बातचीत को राजी हुई है, इसलिए आमरण अनशन को उन्होंने स्थगित कर दिया। नीचे आ जाइए, किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, टीयर गैस से लड़ रहे हैं, नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। किसानों के साथ जंग छिड़ी हुई है इस केंद्र सरकार की। उससे नीचे आ जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 भर्तियों के लिए 50 लाख लोग ट्रेनों में धक्के खाकर पहुंचते हैं, पता चलता है पेपर लीक है। उसके नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, वहां पर शिक्षकों की जो है हड़तालें कहीं चल रही हैं, कहीं शुरू होने वाली हैं। बंगाल के अंदर परसों हमने देखा शुवेंदु अधिकारी ने, भाजपा के कद्दावर नेता ने, किस तरह से एक हमारे आईपीएस ऑफिसर को, सम्मानित आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोला। बड़े गर्व से वो बोल रहे हैं, यहाँ जो गौ मांस खाता हो इस विविध भारत के अंदर, वो उसको लिंचिंग कर देगी भाजपा और इसके जो गुंडे हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, उनका जो एक सेंट्रल कमांड ने। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, आप इसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आपने जो बोला उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। उनके पास जो एक क्लैरिटी है, उनके पास एक जो ब्रांड है, उनके पास जो एक फेस है, आप उसका मुकाबला इन छितरे हुए मुद्दों से करेंगी कि इस राज्य में कुछ चलेगा, किस राज्य में कुछ चलेगा?
गौरव जी, इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, पहली बात तो मेरा इंटरनेट बिल्कुल नहीं कटा था, मेरे पास आपका वीडियो सीमलेसली आ रहा था, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। दूसरी बात मैं ये, आपको क्यों भाजपा की रोकूंगा भाई? प्रवक्ता से आपको आप मैं बिल्कुल supplementary- सीमलेस बोलने के लिए बोल रहा दूसरी था, बात- आपने ऐसा कुछ दूसरी बोला बात- भी नहीं जो आपको रोकूं। अगर आपने कुछ दूसरी ऐसा बात गौरव जी, आप बोलिए। भाजपा की प्रवक्ता से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछते, उनको बिना अवरोध के बोलने देते हैं। देखिए, नैरेटिव आप लोग बिगाड़ रहे हैं। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूं, बड़ी देर से धैर्य से इंतजार करके आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सुन तो लीजिए, फिर प्रश्न बोलिए 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 बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हस्तक्षेप करने लगेंगी। बोलिए। तो देखिए, थोड़ी देर पहले जब भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। क्लैरिटी इस नो डेवलपमेंट एजेंडा वाली सरकार के पास नहीं है। जब ये आप बोल रहे हैं, ये छितराए हुए मुद्दे हैं, ये विविध भारत है, इसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज, यहाँ संघीय ढांचा है, यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हर राज्य के अपने मुद्दे हैं, उस हर राज्य के मुद्दों को आप कीलें गाड़ करके अंधेरे में नहीं धकेल सकते। आप यदि इस नैरेटिव को छितराया हुआ दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाइए, लेकिन भारत की जनता एक होकर के ये देख रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, वो ये देख रही है कि किस तरह से आम आदमी की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, अन्नदाता की आंखों में आंसू लाने का काम हो रहा है, उनकी खोपड़ी में गोली उतारने का काम हो रहा है। अब सुनिए ये स्पष्ट दिखाई महिमा जी, दे अब रहा सुनिए, है अब भारत मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर गो थ्रू नहीं दे सकता। अब मेरी बात सुनिए, और ये पहले नहीं, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी रुकिए, अभी आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, अब मेरी बात सुनिए। आपका जब पहली बार कनेक्शन कटा था तो वो टेक्निकल ग्लिच थी, इस वजह से आपको आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहीं, अब सुन लीजिए, दूसरे प्रवक्ता के पास गया। दूसरी बात, अब आपको मेरा सवाल पसंद हो या ना हो, मैं तो सवाल अपनी नजर से पूछूंगा मैम। नहीं सुनिए, इस डिबेट में बीजेपी का एक प्रवक्ता है, इंडिया गठबंधन के 3 प्रवक्ता है मैम, और बीजेपी से इसलिए नहीं सुनिए, और उसके बाद अगर सुनिए मेरी, अभी आप बीच में मत बोलिए, अभी आप बीच में मत बोलिए। तीन प्रवक्ताओं का अगर मैं टाइम एवरेज निकालूंगा तो वो बीजेपी से बहुत ज्यादा आएगा। तो प्लीज आप ये मत बोलिए कि हम नैरेटिव गढ़ रहे हैं या हम आपकी बात नहीं दिखा रहे, आपको ज्यादा मौका भी दे रहे हैं और आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन वहां पर बनता है। महिमा जी अब रुकिए, अब रुकिए मैम रुकिए, अभी रुकिए, अब मैं बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल लूंगा, अभी मैंने आपको पूरा वक्त दिया। शाजिया इल्मी के पास जाओ मैम, अभी आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा मैम, जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। आपका इंटरनेट कटेगा तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं 10 बिल्कुल नहीं कटा मेरा इंटरनेट, और 10 सेकंड लेके आपको मैं ये बात बोल दूं, मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेने की बात की। आप बोलिए कि भाई आप 2 मिनट के लिए बोलिए, मैं पूरे 2 मिनट के लिए बोलूंगी, लेकिन हस्तक्षेप से नहीं बोलूंगी। तो फिर मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ रैली का मंच नहीं सजाया हुआ मैम, मैं सवाल पूछूंगा मैम, और ये मेरा अधिकार है मैम, मैं आपसे भी पूछूंगा और भाजपा के प्रवक्ताओं से भी पूछूंगा। प्लीज समझिए, डोंट शूट द मैसेंजर मैम, डोंट शूट द मैसेंजर मैम, प्लीज। शाजिया, अच्छा ठीक है मैम, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं, अभी आपको और मौका दूंगा मैम, इस तूतू मैम में हमारा टाइम चला जाएगा। शाजिया भी जवाब दीजिए भाई, इनके पास हर राज्य में हर मुद्दा है, आपके पास उसका काउंटर कुछ नहीं है, बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं बहन जी को कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो कह रही थी, असल में वो जो तथ्य का अभाव था उसको मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। बिल्कुल कही है, और आईपीएस ऑफिसर ने उस बात की पुष्टि की है, गलत बात नहीं। आईपीएस ऑफिसर का वीडियो दिखा दो, शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कही है, शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कही है, वीडियो दिखा दें लगातार। आईपीएस ऑफिसर का वीडियो दिखा देते हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दरअसल वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ने कहा खालिस्तानी आईपीएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर ने वीडियो में बताया। बिल्कुल नहीं बोला शुभेंदु अधिकारी ने, ऑफिसर ने वीडियो में बताया, मैं बिल्कुल नहीं बोला। आईपीएस ऑफिसर बोला है, लेकिन वो शुभेंदु उसने बोला है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मुझे शुभेंदु अधिकारी ने बोला नहीं कही है। अरे सुनिए, थोड़ी समझ कर सुनिए, थोड़ा प्रिपेयर करके आती है, थोड़ा जानती है तो आपको पता चलता। समझ कर आप कह रही है कि अफसर ने कहा ये बात, और सुनिए मैं अभी आपको जिस तरह सब लगातार जिद कर रही हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं था, वो तथ्य की जो कमी थी आपकी बात में वो मैं ठीक कर रही थी। दूसरी बात, अगर मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जाहिर सी बात है देश के मुद्दों की बात करूंगी। सुनिए, और जहां तक बात है, आपने बात की, हजारों चीजें बात की, अभी आप इसका जवाब दे दिए। एक जवाब दीजिए, अब राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपकी सरकार में राज्य में देखी गई,
कौन यकीन करेगा आपकी बात पर अगर आप कहेंगे कि बेरोजगारी पर कांग्रेस सरकार आगे रहेगी, क्योंकि स्टेट्स में जो आपने किया है, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबके सामने है। दूसरी बात, जो मेरा सवाल था जिसका जवाब आप दे नहीं दे पा रही है, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। भाजपा की प्रवक्ता के और मजाक उड़ाया था, आपको अपना मुंह दिखाया था, बात करती है। कैसा लग रहा है? महिमा जी रुकिए एक मिनट, बीच में नहीं, मैं रुकिए एक सवाल मैं शाजिया एलवी से लेता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, वरना तो आप कहेंगे मैंने सवाल ही नहीं पूछा। नहीं रुकिए महिमा जी, रुकिए, अभी दो प्रवक्ता और हैं। चैनल की और आपके अकाउंट की अपनी व्यवस्थाएं हैं। नहीं मैम प्लीज, आप चैनल और व्यवस्थाओं पर जा रही हैं, ये बड़ा लो लेवल जा रहा है मैम, प्लीज आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता। एक मिनट अवधेश रुकिए, शाजिया एलवी मुझे ये बताइए, हमारा एक रिसर्च ये कहता है, आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप इसके ऊपर अभी जो दिल्ली ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, 300 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के पास उनके अपने क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक और ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव तक। अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं तो 400 प्लस तो दूर 370 की गाड़ी कहीं ना फंस जाए। आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? नहीं, मैं आपको बताती हूं, अगर आप देखेंगे 2019 के, और मैं अगर हर एक जगह की बात करूंगी तो आप देखेंगे 80% से ज्यादा वोट भाजपा के लिए रहा है नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में। अगर आप देखेंगे साउथ में, दक्षिण में, तो जाहिर सी बात है बहुत कम रहा है, 20% रहा है, करीब 65 रहा है पश्चिम भारत में, और अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे करीब 47% है। अच्छा, आप इसका एवरेज लेकर जो हमें मिला वो हमें मिला। अब आप देखिए, पिछली बार जितनी सीटें थी अकालियों की, चाहे AIADMK की, वो तो हमारा गठबंधन रहा नहीं है, भाजपा ज्यादा लड़ेगी भी उन सीटों पर। और यहाँ की भी जो पार्टियां हैं, जब वो देखेंगी कि सांप और नेवले वाली दुश्मन जो पार्टियां रही हैं, वो दोनों मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर सिर्फ इसलिए चुनाव लड़नी है कि भाजपा को हराना है, और ना ही उनके पास उनकी बेहतरी के लिए ना कोई एजेंडा है, ना प्रोग्राम है, सिर्फ मोदी जी को गाली बकनी है। तो आप बताइए कैसे संभव है? वैसे भी अगर जाती है अरिथमेटिक तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अब जो नए वर्ग और लाभार्थी हैं, इसकी अपनी अलग गणित है, इसकी अपनी अलग समझ है। तो अगर उसको आप मिला के देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे, जो सारी बातों को बार बार ये लोग कहते हैं, उन सारी बातों पर, उन सारे पैरामीटर्स पर, मैं राम लहर की बात नहीं कर रही हूँ, राम मंदिर की लहर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ विकास और कल्याणकारी स्कीम से। तो राम मंदिर की बात क्यों नहीं कर रही आप? उनको देखकर जो बदलाव देश में लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कल भी की थी, आज भी करी थी उन्होंने। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अभी कहा ना कि विकास की बात करें, तो मैंने कहा वो राम मंदिर की तो लहर है ही जो है, लेकिन विकास की भी लहर है। अब दो ऐसी बड़ी लहर। तो आप कह रही हैं कि आपके पास राम मंदिर यानी हिंदुत्व और विकास, ये जो दो आपके जो सबसे बड़े यहाँ पर हथियार है, इनकी काट इंडिया के पास नहीं है, आप ये कह रही हैं? यही कह रही हैं आप? गणेंद्र भारद्वाज, नहीं है आपके पास काट इसकी? बिल्कुल यही कह रही हूं मैं। नहीं, लेकिन आप तो हनुमान आप तो हनुमान चालीसा करवाते हैं, आप करवाते हैं हनुमान चालीसा। मैं पूछ रहा हूं, उनके पास हिंदुत्व और विकास, आपके पास काट क्या है? हनुमान चालीसा। अरे शाजिया ने, मैं कह रहा हूं गौरव, देश के 140 करोड़ लोगों ने गठबंधन कर लिया तानाशाही सरकार के खिलाफ। 10 साल से इस निकम्मी सरकार ने देश के नौजवानों को बेरोजगारी की आग में धकेल दिया, देश की महिलाओं को महंगाई की आग में धकेल दिया, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। एक मिनट, शाजिया रुकिए। खराब कर दिया। अरे यही तो आप भी कहते थे गणेंद्र भारद्वाज। मैं बताऊं रामलीला मैदान में आप क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल? गौरव, मैं बताऊं अरविंद केजरीवाल वहां से क्या कहते थे? शाजिया एलवी भी यही कहती थी, वो भी यही कहती थी, आप भी यही कहते थे। आज देखिए कौन कहां पे बैठा है। गौरव, मैं कह रहा हूं कि इस निकम्मी और अहंकारी और तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ देश के 140 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे। 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिए कि इस निकम्मी, अहंकारी और तानाशाही मोदी सरकार को हटाना है। ये रेटोरिक छोड़िए, एक मिनट शाजिया एलवी रुक जाइए, खत्म करनी है। गणेंद्र सुन लीजिए, गणेंद्र आप ही बोलेंगे, गणेंद्र सुन लीजिए। ये रेटोरिक छोड़िए, 140 करोड़ ये वो। मैं तो आपसे आपका
आपकी रणनीति पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, उनके दो विजन क्लियर हैं, हिंदुत्व, विकास। इंडिया के पास क्या है? अलग अलग पार्टी की अलग अलग रणनीति। आप हनुमान चालीसा कराएंगे, वो राम मंदिर भी नहीं जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं गौरव, इंडिया अलायंस का एक ही ध्येय है कि देश से बढ़ती महंगाई को खत्म करना है, बढ़ती बेरोजगारी को खत्म करना है, बढ़ते भ्रष्टाचार को खत्म करना है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, देश को फिर से डेवलपमेंट की राह पे लेके जाना है। उन सब के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना जरूरी है। देश में खुशहाली जब आएगी, देश का विकास जभी होगा जब नरेंद्र मोदी ये विजन, ये जो बोल रहे हैं, ओके शाजिया एक मिनट, 10 सालों से इस सरकार ने कुछ नहीं करा सिवाय चुनिंदा उद्योगपतियों का फायदा करने के लिए। अवधेश जी जो ये बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं गणेंद्र भारद्वाज, ओके गणेंद्र जी, ओके अवधेश जी, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, जो ये गणेंद्र भारद्वाज बोल रहे हैं, ये जा रहा है लोगों तक। आप अपनी बात कहिए। आज अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि इंडिया गठबंधन तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे पास यहां पर प्राथमिकताएं हैं। एक तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा बीजेपी की साजिशों से लोगों को बचाना। तो वो तो बीजेपी की साजिश इसलिए क्योंकि वो उनकी विपक्षी पार्टी है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन अपनी बात पहुंचा पा रहा है लोगों तक? देखिए, पहले तो यह है कि क्या INDIA गठबंधन वाकई देशव्यापी है? अगर आप गहराई से देखेंगे तो इस पर आऊंगा, लेकिन घनेन्द्र जी जो कह रहे हैं, इनके पास जो पहला मुख्य मुद्दा इन्होंने बनाया है कि गठबंधन के कारण अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाएगा। गुजरात में लगभग यही नैरेटिव जो है मनीष सिसोदिया जी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने चलाने की कोशिश की थी। गुजरात का चुनाव परिणाम हमारे सामने है। अभी तक विपक्ष के 3 यहां है, तीनों केवल एक निगेटिव बीजेपी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल हमारा क्या विजन है ये नहीं आ रहा है, और ये देश को जानने का अधिकार है। अभी तक INDIA की कोई एक रैली नहीं हुई है कि सभी नेता साथ आके बोल सके। अब मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की आपने चर्चा की है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल के साथ गठबंधन हो भी जाए तो क्या वामपंथी पार्टियां उसमें शामिल होंगी? नहीं होंगी। वामपंथियों ने कहा है कि हम तृणमूल के साथ नहीं जा सकते हैं। उनके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। वही कह रहा हूं, इसी पर आगे बढ़िए ना। हाँ। क्या उड़ीसा में कोई INDIA गठबंधन है? क्या तेलंगाना में दोनों का गठबंधन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कर्नाटक में होगा? क्या केरल में INDIA माने वामपंथी और कांग्रेस एक होंगे? क्या हरियाणा में यह सिचुएशन है? तो 3-4 राज्यों के होने से इतना उत्साहित नहीं होने की राष्ट्रीय स्तर पर INDIA की संभावना इस समय भी नहीं है। आपने बड़ी अच्छी लकीर खींची इस डिबेट में। मैं चाहता हूं आप उस लकीर पे आगे बढ़े। महिमा सिंह, नेगेटिविटी तो है, ठीक है, आप बोलेंगे कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है इंडिया का? आपका पॉजिटिव मुद्दा क्या है लोगों तक ले जाने के लिए, जिस पर लोग आपके साथ आए? गौरव जी, आप ना मिनट तय कर दीजिए कि इतने मिनट आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं उतने मिनट में बात मैं अगले 1 मिनट नहीं बोलूंगा। मैम बोलिए आप। ठीक है। आपने कहा भाजपा के पास बहुत क्लैरिटी है। जब भाजपा के पास इतनी क्लैरिटी है तो क्यों कीले गाड़ी हैं रास्तों में? क्यों कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए? क्यों हमारे खातों से लूट मचाने में लगे हुए हैं? और अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बोला कि हम सिर्फ भाजपा की आलोचना करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, 10 साल से भाजपा इस देश में सत्ता में काबिज है, तो भाजपा की आलोचना नहीं करें तो किसकी आलोचना करें? ट्रंप की आलोचना करें, जिनके आने पर गरीबों के सामने दीवार लगा दी गई थी, या G20 के जो देश है उनके बारे में बोले जिनके आने पर हरा पर्दा गरीबी पर डाल दिया गया था इस देश के अंदर। मैंने आपको तमाम मुद्दे गिना दिए। उन तमाम मुद्दों को लेकर के इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों के मुद्दे केंद्र में होते हैं, और हमारे पूरे कैंपेन के केंद्र में लोगों के मुद्दे ही रहने वाले हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं के मुद्दे हो, चाहे भाजपा सरकार का अतिवाद हो। सत्यपाल मलिक के ऊपर आज रेड पड़ रही है क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर का उनको गवर्नर बनाया था ना, वहां से 370 हटा दिया, पूरे देश के अंदर 370 जैसा माहौल बना दिया। ठीक है शाजिया, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। जल्दी शाजिया, 30 सेकंड, फिर सुनील जी के पास जाना है। जी, समावेशी विकास कैसे हो, किस तरह से अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, और किस तरह से राष्ट्र को विकासशील से विकसित बनाया जाए, किस तरह से इसको पूरा किया जाए, और क्या हमारी विदेश नीति हो, क्या हमारी घरेलू नीति, समावेशी विकास के लिए गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दीजिए। पीटी को लेकर क्या होगा? महिमा जी बीच में मत बोलिए, वो बीच में नहीं बोल रही थी, उनका टाइम मत खाइए। बोले शाजिया, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात, जल्दी। तो लोगों ने 10 साल तक देखा है कि 25 करोड़ सबसे गरीब
पहली ओके। बार हमारे देश में ओके। गरीबी रेखा से ऊपर आए मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी से 27 करोड़ को हम लाएंगे पहली बार। ठीक है, योर टाइम मैम, योर टाइम इज ओवर मैम। ओके 50 ओके, करोड़ रुकिए आप लोग दोनों। सुनील जन धन साजन, योजना। ओके 50 सुनील करोड़। साजन, सुनील साजन, पॉजिटिव साइड क्या है इंडिया का, मुझे अभी तक नहीं बता रहा कुछ क्या डिबेट में। आप बताइए, आपके पास 30 सेकंड है, बताइए। देखिए, ठीक बात है। मैं अवधेश जी को सुन रहा था। एक तो उनके जो उन्होंने कहा कि ये मैथमेटिक्स है, ये आंकड़े हैं। मैं ये मानता हूँ भारतीय राजनीति मैथमेटिक्स पे नहीं चलती है। अगर इसी आंकड़े पे तो भाई 2014 में भाजपा कैसे जीत गई थी? तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में या तो सपा थी या बसपा थी, तो भाजपा कैसे जीत गई? ये लोकतंत्र है। और हमको याद है 77 में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस भी हारी, इंदिरा जी भी हारी। इसलिए देश की जनता मन बना लेगी तो बीजेपी भी हारेगी और ठीक मोदी है, जी भी ओके सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इंडियन पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स पर नहीं चलती है, लेकिन इसी भारतीय राजनीति में नंबर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और बीजेपी ने अपने आगे नंबर का टारगेट दे दिया है 400 पार, और इसी से निपटना इंडिया को। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।